नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह भारत का बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यूं कहें तो भारत की एक पहचान है। आज हम बात करेंगे जाति की। जाति जनगणना जो कि राजनीतिक गलियारों में काफ़ी इन दिनों प्रचलित है, विशेषकर बिहार के जाति जनगणना करवाने के बाद। जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने से मना कर दिया था, तब बिहार सरकार ने स्टेट लेवल में ही अपने अधिकार क्षेत्र में इसकी जनगणना करवाने का निश्चय किया और यह जनगणना हुआ भी और इसका डेटा भी आप सभी के सामने आ गया है। आज हम इस वीडियो में जाति जनगणना के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं, इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही थोड़ा हम इसके इतिहास पर भी प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आरकेसो यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले जाति जनगणना भारत में होती थी। ब्रिटिश इसको करवाते थे। जो अंतिम बार जाति जनगणना हुई थी वह 1931 में हुई थी। इसके बाद कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई। 1941 में जाति जनगणना हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे बीच में ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण इसका डाटा कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। 1901 में पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी, लेकिन इसमें जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। 1951 से 2011 तक लगातार हर 10 साल में जनगणना होती रहती थी, पर एक बार भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शासनकाल के दौरान जाति आधारित जनगणना पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। लेकिन आपको यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जनगणना होती थी हर 10 साल में, उसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े रखे जाते थे, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े नहीं रखे जाते थे। जातिगत जनगणना का जिक्र 80 के टाइम पर आया था, जब इंदिरा गांधी ने जाति आधारित राजनीतिक कार्ड खेलने का काम किया था। इस पर बीपीसी की सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसको कोर्ट से चुनौती भी मिली थी, काफी बवाल हुआ था उस टाइम, लेकिन आखिरकार यह कोर्ट ने माना था कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए जो पिछड़ा वर्ग है। इसके बाद उस समय की राजनीति में ये मामला काफी प्रज्वलित रहा, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो उन्होंने जातिगत जनगणना के वो बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे और उन्होंने इसके टाला था। और 2001 में हुई जनगणना में जाति जनगणना नहीं कराया गया था। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक सर्वे तो कराया था, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराया था। 2021 में कोविड महामारी के कारण जनगणना नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर यह मामला बहुत ही ज्वलंत हो चुका है और इसके अपने बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जो इंडिया अलायंस इसके जहां फायदे गिना रही है, वहीं पर बीजेपी और उसके समर्थक दल इसके नुकसान बता रहे हैं। और जो सामाजिक शोधकर्ता और अर्थशास्त्री हैं, उनका एक अपना ही मत है। हम आपको इसके कुछ महत्व यानी कि इसके कुछ लाभ और इसके कुछ नुकसान आपको बताते हैं। दोस्तों, जातिगत जनगणना का जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो होगा सामाजिक न्याय।
जाति जनगणना हाशिए पर पड़े समुदायों की पहचान करने में मदद कर सकता है। उनके उत्थान के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, सामाजिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं, उसमें वे काफ़ी मदद कर सकता है। साथ ही जातिगत जनगणना संसाधन के आवंटन में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। यह विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझकर संसाधनों के बेहतर वितरण को एक सुविधा प्रदान कर सकता है, एक व्यवस्थित वितरण प्रदान कर सकता है। जातिगत जनगणना के एक और फायदा यह है कि यह नीति निर्माण में भी हमें ऐतिहासिक भूमिका अदा कर सकता है, जो ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए और अधिक लक्ष्य को प्रभावी ढंग से सकारात्मक रूप से समाज में लागू करने के लिए, व्यवस्था को लागू करने के लिए यह जातिगत जनगणना बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। साथ ही जातिगत जनगणना अनुसंधान और विश्लेषण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक रुझानों का अध्ययन करने वाले जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए यह एक मूल्यवान डाटा होगा, जिसके आधार पर वो समाज की गतिशीलता का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही यह शक्ति के सशक्तिकरण, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह की जो उपस्थिति को पहचान कर उनकी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भागीदारी को हम सुविधाजनक बनाकर उन्हें सशक्त बना सकते हैं। इस दृष्टि से भी जातिगत जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी इसमें कुछ नुकसान भी है। जैसे कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, उसी प्रकार जातिगत जनगणना का भी एक दूसरा पहलू है, जो बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दल कहते हैं। हालांकि ये पूरी उस तरह से नहीं है, लेकिन हम इसका आपको कुछ दोष बता देते हैं। ज्यादातर इसके विरोधी कहते हैं कि यह विभाजनकारी होगा। बात भी बिल्कुल सही है कि जातिगत जनगणना जाति आधारित डेटा के कारण हम विभाजनकारी हो सकते हैं और रूढ़िवादिता को हम और कायम कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से समाज में तनाव पैदा हो सकता है। क्योंकि जब लोगों को ये पता चलेगा कि फलाने जाति ज़्यादा पोस्ट पे है, ढिकाने जाति को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, इस जाति को कम लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में दो जातियों के बीच में एक विभाजनकारी, एक बेवनस्यता पैदा हो सकती है। जातिगत जनगणना का एक दुष्परिणाम यह भी है कि इस जातिगत जनगणना गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। लोग अपनी व्यक्तिगत विवरण को साझा करने में, बांटने में असहज महसूस कर सकते हैं। उन्हें उनकी प्राइवेसी भंग होने का खतरा समझ में आएगा। जातिगत जनगणना का एक प्रमुख दोष यह भी है कि जाति की पहचान स्थिर नहीं है, इसमें तरलता है और समय के साथ बदलती रहती है, जिसके सटीक वर्गीकरण का बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। राजनीतिक दल इसकी हेराफेरी कर सकते हैं। जब जातियों का डेटा सार्वजनिक होगा तो इसका फायदा राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जातियों को वोट बैंक की राजनीति तरह इस्तेमाल करने का जो रिकॉर्ड है वह भारतीय राजनीति में काफ़ी पुराना है। जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब वो जाति के आधार पर अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर शासन किए। इसके बाद जो भारतीय राजनेता, विभिन्न राजनीतिक दल और कुछ पार्टियां तो सिर्फ जात के आधार पर ही खड़ी हो चुकी हैं, कुछ धर्म के आधार पर खड़ी हो चुकी हैं। तो तरह तरह से सभी राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते रहते हैं। लेकिन हम जहां इसके
अगर फ़ायदे की बात करें या नुकसान की बात करें तो मुझे जितना समझ में आता है ऐसा लगता है कि इसकी नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा है। हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसके जाति के लोग कितने लोग शासन चलाने में, ये शासन के कार्य में अपना योगदान देते हैं और कितने लोग नहीं देते हैं। इससे एक भांडा ये भी फूट जाएगा अगर जातिगत जनगणना होती है तो, कि जो चलता है ना कि आरक्षण की वजह से फलाने जात के लोग, फलाने कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा सीटें मिल रही है, ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन जैसे कि बिहार की जातिगत जनगणना ने भांडा फोड़ दिया कि किस तरह से SC, ST और OBC इतने बहुत आयत में होने के बावजूद भी उनका जो प्रेजेंटेशन है सरकार के काम में, सरकारी नौकरियों में, ये प्रशासन में, वह ना के बराबर है। वही जो अपर कास्ट है वो कितना उसका डाटा कम है लेकिन उसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो ये जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, ठीक है, कि आरक्षण की वजह से जनरल कास्ट का बहुत ही वो होता है, उसका हक छीना जाता है, तो ऐसी विचारधाराओं से भी मुक्ति मिलेगी और हकीकत हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों मेरा पर्सनल मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब वो ये बात अलग है कि राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। ये तो भारत के राजनीतिक दलों के DNA में ही है, धर्म की और जात की राजनीति करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।